हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। देखिए, हम लोगों ने एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया है। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फ़ी नहीं दे पाते थे, तो हम लोगों ने फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने का फ़ैसला लिया है और ये चल भी रहा है काफ़ी हद तक। वो बच्चे जो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो आगे चल के कुछ बेहतर करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करके ले आए हैं। आई होप आप सबको ये अच्छा लगेगा। चलिए, आज हमारी पहली क्लास है अकाउंटिंग की। हम पहले मीनिंग देखते हैं। देखिए, मीनिंग से हम पहले शुरुआत करेंगे, ठीक है। और मीनिंग से शुरुआत करेंगे तो आइए हम सब देखेंगे। सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है? मीनिंग पढ़ना है। तो मीनिंग में है अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस वर्ड है, इस चीज़ को समझना होगा। देखिए, प्रोसेस का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी हों। जब कोई एक काम होता है तो उसको हम करते हैं, उसको हम वर्क बोलते हैं। लेकिन जब बहुत सारे वर्क्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। क्या प्रोसीजर है। तो अब यहाँ पे कौन कौन से वर्क होते हैं, ज़रा ध्यान से पढ़िए। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग the required information relating to economic events to the interested users to help them make decisions। कह रहा है कि अकाउंटिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग आइडेंटिफाइंग करते हैं, मेजरिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को। इकोनॉमिक इवेंट से रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं। किससे कम्युनिकेट करते हैं? जो बिज़नेस के इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं, ताकि वो बिज़नेस में एक अच्छा सा डिसीजन ले सकें। अब हम इसी डेफिनेशन से बहुत सारे टर्म्स हमें मिले हैं। जैसे पहला आइडेंटिफाइंग, इसको समझेंगे ये क्या है। इसके सामने मैंने लिखा है वेयर डिज बिजनेस स्पेंडेड। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आइडेंटिफाई करना होगा कि बिज़नेस ने पैसा कहाँ स्पेंड किया है, कहाँ लगाया है। ये जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम आगे कैसे काम करेंगे। तो पहले हमें ये जानना होगा कि बिज़नेस ने कहाँ पैसा खर्च किया है, कौन सी एक्टिविटी है जो बिज़नेस एक्टिविटी है और कौन सी एक्टिविटी है जो नॉन बिज़नेस एक्टिविटी है। नॉन बिज़नेस एक्टिविटी का अकाउंटिंग कभी नहीं होता है, हमेशा बिज़नेस एक्टिविटी का अकाउंटिंग प्रिपेयर किया जाता है। दूसरा है मेजरिंग। मेजरिंग में आते हैं मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। तो देखिए, होता क्या है कि हमारे बिजनेस में हम उन्हीं चीज़ों को लेते हैं, अकाउंटिंग में हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को लेते हैं जो मनी में मेजरेबल होते हैं। लाइक डेट मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, उस कंपनी में 5 वर्कर हैं। उन 5 वर्कर की वजह से वो 5 वर्कर बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हैं। उनकी वजह से कंपनी की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आने वाले समय में भी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे थे। अचानक उनकी डेथ हो जाती है 5 लोगों की। ऐसे में क्या होगा? कंपनी को नुकसान होगा कि फ़ायदा? ऑब्वियसली कंपनी को नुकसान होगा। तो क्या कंपनी इस नुकसान को अपनी बैलेंस शीट में दिखाएगी? क्या कंपनी इस नुकसान को अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएगी? लेकिन रियलिटी क्या है? कंपनी को वाकई में लॉस हुआ है। नहीं दिखाएगी कंपनी बैलेंस शीट में, नहीं दिखाएगी कंपनी इसको प्रॉफिट एंड लॉस में। रीज़न, क्योंकि ये मनी में मेजरेबल नहीं है। इसीलिए मेजरिंग का काम होता है दूसरे नंबर पे अकाउंटिंग में। पहले हम चेक करते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन मनी में मेजरेबल है और कौन सी ट्रांजैक्शन मनी में मेजरेबल नहीं है। थर्ड है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में क्या होता है, जो डेली के लेन देन होते हैं उनको हम भूल न जाएं कहीं। हाँ, क्योंकि क्या होता है ना कि सारे लोग कैश तो पेमेंट करते नहीं हैं, बहुत सारे लोग क्रेडिट बेस पे भी हमारे यहाँ से सामान खरीदते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर मैं कहूँ कि दिन भर में मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स आए और बहुत सारे लोगों ने क्रेडिट बेस पे लिया, तो क्या मैं सबको अपने मेमोरी में कैप्चर कर सकता हूँ, सबको याद कर सकता हूँ कि सबका नाम मुझे याद रहेगा, सबका अमाउंट मुझे याद रहेगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसकी वजह से हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसको हम कहीं ना कहीं अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने का मतलब या तो जर्नल में रिकॉर्ड करिए या हम सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करें। फोर्थ है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या? बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगा उसको हम बताते हैं। किसको बताते हैं? बिजनेस के ऑनर को। एक वर्ड आता है लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट।
तो लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है? कंपनी में लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कंपनी और कंपनी के ऑनर दोनों का अलग अलग एग्जिस्टेंस है, दोनों का अपना अपना अस्तित्व है। तो ऐसे में क्या हो सकता है, कंपनी कभी भी कंपनी के ऑनर दोनों एक नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग होते हैं। कंपनी का ऑनर कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है, इसीलिए उसको हमेशा शेयर होल्डर्स फंड्स में दिखाया जाता है। तो यहाँ पे कम्युनिकेट का मतलब क्या है कि कंपनी जो है जो भी अकाउंट्स होगी वो बताएगी, ऑनर को रिपोर्ट देगी कि देखिए भाई अकाउंट्स में ये निकल के आया है, आपका प्रॉफिट ये है, और ऑनर क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन के बदले में डिसीजन लेगा, बेटर डिसीजन लेगा। अब फिफ्थ है इकोनॉमिक इवेंट्स। तो इवेंट्स विच आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो वही बात हुई कि इकोनॉमिक इवेंट्स में वो सारे इवेंट्स आते हैं जिसको हम मनी में मेजर कर सकें। सिक्स्थ है इंटरेस्टेड यूजर्स। इंटरेस्टेड यूजर मतलब ऑनर एंड अदर पार्टी। देखिए कौन इंटरेस्टेड यूजर्स है, कौन कंपनी के इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट लेगा? अरे भाई बिजनेस का ऑनर क्या करेगा, कंपनी के इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट लेगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जितने भी बिजनेस के ऑनर होंगे वो सब जो है इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट लेंगे। और अदर पार्टी में कौन से लोग आएंगे? अदर पार्टी में कंपनी के क्रेडिटर्स होंगे, कंपनी के डिवेंचर होल्डर्स होंगे, कंपनी बैंक होगा और कस्टमर्स होंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग होंगे जो अदर पार्टी में आएंगे, वो भी इंटरेस्टेड रहेंगे कि कंपनी में प्रॉफिट कितना हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सब इन्फॉर्मेशन गैदर करने में। तो इस तरीके से सेवेंथ है डिसीजन। तो डिसीजन में पहला चीज़ मैंने लिखा है इफ़ ही अर्न प्रॉफिट देन ही एक्सपेंड द बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो इस कंडीशन में हम बिज़नेस को आगे की तरफ कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन अगर बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं होगा तो हम कंटिन्यू नहीं रखेंगे। तो इसका मतलब यही हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट है सेकंड है, कह रहा है इफ़ ही इन लॉस देन ही क्लोज द बिजनेस। अगर लॉस होगा तो बिजनेस को क्लोज कर देंगे। बात वही हुई। आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग पे। अकाउंटिंग पहला चीज़ है अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो सबसे पहले हमको साइंस क्या होता है और आर्ट क्या होता है, इन दोनों को समझना पड़ेगा। साइंस मतलब अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एंड रूल्स। तो देखो साइंस क्या होता है ये समझने की, साइंस का मतलब साइंस वो होता है, वो हर चीज़ में साइंस होती है जो चीज़ प्रिंसिपल्स और रूल्स के बेसिस पे चलती हो। मतलब जहाँ पे कोई सिद्धांत हो, जहाँ पे कुछ नियम और रेगुलेशन हो, कोई रूल एंड रेगुलेशन हो, वो सारी चीज़ें साइंस कहलाती हैं। तो क्या अकाउंटिंग के अपने प्रिंसिपल होते हैं? क्या अकाउंटिंग के अपने पर्सनल रूल रेगुलेशन होते हैं? बिल्कुल सही, अकाउंटिंग के भी अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, अकाउंटिंग के भी अपने रूल रेगुलेशन होते हैं। इसलिए अकाउंटिंग क्या कहलाती है? साइंस कहलाती है। दूसरी चीज़ आर्ट क्या है? तो आर्ट का मतलब होता है किसी काम को बेहतर तरीके से करना, वो आर्ट कहलाता है। जैसे आपकी मम्मी घर में खाना बनाती हैं, वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, इसलिए उनके अंदर एक आर्ट है कि वो खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। जैसे मोहन है, मोहन बहुत अच्छा गाना गाता है, बहुत अच्छा डांस करता है, तो मोहन के अंदर एक आर्ट है, इसलिए वो आर्टिस्ट कहलाता है। आर्ट का मतलब वो जो भी काम करता है वो बहुत बेहतरीन ढंग से, मोहन गाना गाता है तो बहुत अच्छे तरीके से गाना गाता है, तो वो आर्ट है। तो इसी तरीके से अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग भी एक आर्ट है। क्यों आर्ट है? क्योंकि अकाउंटिंग जो भी काम करती है बहुत सिस्टमेटिक वे में करती है। पहले रिकॉर्डिंग करती है, फिर क्लासीफाइंग करती है, फिर समराइजिंग करती है। तो जितने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको अकाउंटिंग बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग में रखती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? अकाउंटिंग इज एन आर्ट। सेकेंड है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। सब कुछ मनी में रिकॉर्ड होगा, मैंने पहले ही बता दिया कि नॉन मॉनेटरी टर्म्स की चीज़ों को हम लोग नहीं लेते हैं। थर्ड है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। बिल्कुल कोई भी ऐसी चीज़ है कि नॉन फाइनेंशियल हो, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं हो, उनको भी हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। फोर्थ है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। ये वन नेचर वन प्लेस क्या हुआ भैया? मैं इसको आपको बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए होता क्या है, एक बिजनेसमैन है,
और उसकी साड़ी की दुकान है, वो होलसेल का विक्रेता है, वो होलसेल का बिजनेसमैन है। तो उसके यहाँ बहुत सारे मतलब कि कस्टमर्स आते हैं और वो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि सारे कस्टमर्स कैश ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, क्रेडिट बेस पे ट्रांजैक्शन करने वाले लोग ज़्यादा आते हैं। ऐसे में वो करेगा क्या? कहीं ना कहीं चीज़ों को रिकॉर्ड करेगा अपने किसी न किसी बुक में, फिर भी वो परेशान रहेगा। जिस बुक में सेल्स लिखेगा उसी बुक में वो परचेज को भी रिकॉर्ड करेगा, जिस बुक में परचेज लिखेगा उसी बुक में राम का भी खाता लिखेगा, उसी बुक में श्याम का भी अकाउंट ओपन कर देगा, उसी बुक में हम फर्नीचर का भी अकाउंट ओपन कर देंगे, उसी बुक में हम मशीनरी अकाउंट भी ओपन कर देंगे। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में सब कुछ एक तरीके से अंडरस्टैंडेबल नहीं रह जाएगा। जब सारी चीज़ें एक जगह आ जाएंगी तो प्रॉब्लम किसको होगी? प्रॉब्लम बिजनेसमैन को होगी। तो हम करें तो क्या करेंगे हम क्लासिफाइंग एक ऐसा वे है जिसके अंदर हम ग्रुपिंग करते हैं। वन नेचर वन प्लेस, बहुत अच्छी बात है। वन नेचर वन प्लेस मतलब अगर राम का खाता है तो राम का खाते में जितने भी राम से संबंधित चीज़ें हों राम के अकाउंट में दिखाई जाए, सेल्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सेल्स के अकाउंट में दिखाई जाए, परचेज से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो परचेज के अकाउंट में दिखाई जाए। इसका मतलब हम सबको क्लासिफाइड कर दिए, अलग अलग बना दिए, सबका अलग अलग अकाउंट ओपन कर दिए, तो हमें बहुत ही आसानी होगी। देखिए हमने एक एग्जांपल लिया एरो बना करके। पहले हम जर्नल और सब्सिडरी बुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बिहाफ पे हम क्या बनाते हैं? लेजर बनाते हैं, और लेजर में सेपरेट अकाउंट्स होता है। एग्जाम्पल मैंने कहा जैसे राम का अकाउंट, तो राम के अकाउंट में हम सिर्फ राम की ही चीज़ें दिखाएंगे, श्याम को नहीं दिखाएंगे। ऑब्वियसली आपको समझ में आया होगा। आइए हम और ऊपर चलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो फिफ्थ है वो है समराइजेशन। तो समराइजेशन में क्या है? समराइजेशन में कह रहा है कि इट इज़ द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन अ अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल मैनर। क्लियर है? ये एक आर्ट है जिसके द्वारा क्लासिफाइड डेटा को समझने योग्य बनाया जाता है। कैसे भैया? देखो हमने एग्जांपल लिया, देखो लेजर बनाते हैं ना, तो लेजर को विद द हेल्प ऑफ क्लोजिंग बैलेंस, लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस आता है उसकी हेल्प से बेटा हम लोग ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं, और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। मैंने बताया था कि बैलेंस शीट एक बिजनेस का फ़ोटो फ्रेम होता है। जैसे आप लोग क्या करते हो, सुबह उठते हो तो एक अच्छी सी सेल्फ़ी लेते हो, और सेल्फ़ी से आपको पता चल जाता है आज आपका चेहरा कैसा दिख रहा है, आज आपकी आंखें कैसी दिख रही हैं। इसी तरीके से पर डे कंपनी भी अपने आप को देखना चाहती है, अपने चेहरे को देखना चाहती है, अपना फ़ोटो फ्रेम देखना चाहती है, तो उसके लिए वो बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है कि आज के दिन में मेरे अंदर कितनी लायबिलिटी है, आज के डेट पे मेरे पास कितनी एसेट्स है। तो कंपनी भी अपना एक फ़ोटो फ्रेम बनाना चाहती है, तो इसलिए वो बैलेंस शीट तैयार करती है। तो ये हो गया समराइजेशन। समराइजेशन मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको एक अंडरस्टैंडेबल वे में, एक यूजफुल मैनर में रिप्रेजेंटेट करना। तो कैसे होगा? लेजर से, लेजर की क्लोजिंग बैलेंस से पहले ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। 6 है इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स का हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन करने में क्या फ़ायदा होता है? देखिए क्या होता है कि एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा होता है फाइनेंशियल पोजीशन। क्लियर है? तो प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन में क्या डिफरेंस है? इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स और फाइनेंशियल पोजीशन, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स में पहली चीज़ क्या है कि जैसे कोई भी रिजल्ट हमको मिला, लाइक दैट मैंने 1 साल हमारा बिज़नेस का कंप्लीट हो गया, हमने अपने बिज़नेस के फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए और मुझे पता चला कि 10,000 का लॉस आया है। तो अब हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, जो हमें रिजल्ट मिला है 10,000 का लॉस, उसको हम जानेंगे कि क्या वजह है इसके पीछे की, क्यों आखिर हमें इतना बड़ा लॉस हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको जानेंगे। जैसे ही हमें इसकी वजह पता चलेगी तो हम किसको कम्युनिकेट करेंगे? देखिए यहाँ पे नीचे मैंने लिखा है किसको किसको कम्युनिकेट करना है। बिज़नेस के ऑनर को, मैनेजर को, बैंक्स को, क्रेडिटर को, एम्प्लॉइज़ को, ये जितने भी आउटसाइडर पार्टीज़ हैं इन सबको हम कम्युनिकेट करके बताएंगे कि ये इस वजह से बिज़नेस में लॉस हुआ है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल।
तो देखिए पहले ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शंस को हम लोग बहुत आसानी से जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। कुछ कंपनियां, कुछ बिजनेस सब्सिडरी बुक भी बनाते हैं। मैं अभी आगे चल के बताऊंगा कि कौन सब्सिडरी बुक बनाता है, कौन जर्नल बनाता है। फिर देखिए लेजर बनाते हैं इनकी हेल्प से। लेजर में कोई मैथमेटिकल एरर तो नहीं है। इस मैथमेटिकल एरर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस की हेल्प से, ट्रायल बैलेंस का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसकी हेल्प से हम लोग तैयार करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। फिर जब भी हमको बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पता चल जाता है और हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हमारी कंपनी में कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, देन इसके बाद फिर हम लोग अपने रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन करते हैं कि क्या वजह है जिसकी वजह से मुझे इतना प्रॉफिट हो गया और क्या वजह है जिसकी वजह से मुझे इतना नुकसान हो गया। इसके बाद फिर से हम ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये एक साइकिलिंग चलती रहती है पूरे साल। तो इस तरीके से हम जानेंगे कि अकाउंटिंग इस तरीके से काम करती है और पूरे साल यही अकाउंटिंग का एक प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट है, अब हम यहाँ पे समझेंगे कि कौन सा बिज़नेस जो है कैश बुक बनाती है और कौन सा बिज़नेस जो है हमारा जर्नल प्रिपेयर करता है। देखिए बिज़नेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्मॉल बिज़नेस, एक होता है बिग बिज़नेस। स्मॉल बिज़नेस का मतलब ऐसे बिज़नेस जहाँ पे ट्रांजैक्शन बहुत लिमिटेड होते हो, ठीक है, जैसे ट्रांजैक्शंस। तो ऐसे में क्या है, जो छोटा बिज़नेस होता है वो लोग जर्नल प्रिपेयर करते हैं क्योंकि उनको बहुत ईजिली, बहुत कम लोग आते हैं दिन भर में, बहुत कम सारे कस्टमर्स आते हैं, तो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं रहती है, इसलिए एक छोटा सा जर्नल प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जो बड़ा बिज़नेस है जहाँ पर एक एक दिन में हज़ार ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उस बिज़नेस को संभालना काफ़ी टफ हो जाता है। ऐसे में हम बहुत अलग अलग, जिनका अलग अलग नेचर होता है, जैसे वन नेचर वन प्लेस, वो वाली कॉन्सेप्ट को हम अपनाते हैं। कैश के नेचर का कोई चीज़ है तो उसको कैश बुक में लिख देते हैं, परचेज के नेचर का कोई ट्रांजैक्शन है तो उसको परचेज बुक में, सेल्स के नेचर का कोई ट्रांजैक्शन है तो सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न के नेचर का कोई ट्रांजैक्शन है परचेज, सेल्स रिटर्न का सेल्स, बिल्स रिसेबल, बिल्स पेबल और जनरल प्रॉपर। इस तरीके से हम 8 तरीके की हम सब्सिडरी बुक मेंटेन करते हैं किसी भी बिग बिज़नेस में। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने काइंड्स ऑफ सब्सिडरी बुक होते हैं। तो 8 तरीके की सब्सिडरी बुक्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये बिग बिज़नेस ही बना सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर ऑफ़ सब्सिडरी बुक्स डिपेंड्स ऑन द साइज एंड द नेचर ऑफ द बिज़नेस। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल जो है बड़ा बिज़नेस ही सब्सिडरी बुक बनाए, स्मॉल बिज़नेस भी बना सकता है, ठीक है। बट ये डिपेंड करता है बिज़नेस के साइज़ और नेचर पे। तो देखिए आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। क्या ऑब्जेक्टिव होता है? पहला ऑब्जेक्टिव, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शंस। बहुत सही, हम पहले से समझते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको कम्प्लीटली रिकॉर्ड किया जाए। क्यों रिकॉर्ड किया जाए? अरे भाई, रिकॉर्ड करेंगे तभी तो हम ओमिशन को रोक पाएंगे, तभी तो हम फ्रॉड को रोक पाएंगे। तो स्टॉप ओमिशन एंड फ्रॉड, स्टॉप ओमिशन एंड फ्रॉड, इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें रोकना पड़ेगा। नेक्स्ट है, सेकंड है, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। ये बिजनेस अकाउंटिंग का दूसरा ऑब्जेक्टिव है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मैं पैसा हूँ, वैसे मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, मैंने एक पोटली बनाई है जिसमें पैसा लिखा है। तो मैं पैसा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? इस पैसे को जानो कि ये पैसा बढ़ा पहले से है या इस पोटली में पैसा कम हुआ है पहले से। बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, और कम हुआ है तो क्यों कम हुआ है। इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे हम देखते हैं, थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं और फिर से चीज़ों को डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट पे, टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। नेट प्रॉफिट हुआ है तो क्यों हुआ है, नेट लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है, एग्जैक्ट रीजन जानना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट है, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। देखिए पहले बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट के हेल्प से क्या करते हैं, डिटरमाइन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हम जानते हैं कि हमारे पास इतनी लायबिलिटी बची है, अगर हमारी लायबिलिटी से ज़्यादा हमारी एसेट्स है तो हम बहुत स्ट्रांग है फाइनेंशियली, लेकिन अगर हमारी लायबिलिटी ज़्यादा है, एसेट्स कम है तो हम थोड़े वीक हैं। तो इस चीज़ को हमें जानने को मिलता है। फिफ्थ पॉइंट है,
टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। हम हर साल बिजनेस में कितना प्रोग्रेस होता है, क्या पिछले साल की अपेक्षा इस साल हमको फ़ायदा ज़्यादा हुआ या इस साल फ़ायदा कम हुआ, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट हमें अकाउंटिंग से पता चलती है। सिक्स्थ है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। तो मैंने पहले ही बता दिया, फ्रॉड को स्टॉप कैसे किया जाए, ओमिशन को स्टॉप कैसे किया जाए, एरर को कैसे किया जाए, अकाउंटिंग इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो 7 पॉइंट है टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू अदर पार्टीज। बिल्कुल, अदर पार्टीज में आता कौन है, बैंक आता है, ठीक है, बैंक आता है, क्रेडिटर्स आता है, ये सारी चीज़ें हैं, इनको वो प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में क्या है, पहला फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, देखिए मैंने एक एरो बनाया है, एरो बना करके मैंने बताया है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, और मैंने यहाँ पे लिखा है बगल में हम दोनों भाई बहन हैं, काफ़ी अच्छा सा है। भाई बहन में बहुत सारी सिमिलरिटी होती है ना, कहीं कहीं अब कुछ लोग कहेंगे नहीं सर मैं तो अपने भाई से बिल्कुल अलग हूँ, मैं तो अपने बहन से बिल्कुल अलग हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, पूरी सिमिलरिटी नहीं होती है लेकिन बहुत हद तक चीज़ें एक जैसी होती हैं, मेरा मानना है। आप सबका अलग अलग मत हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे सेम क्यों लिखा है, कभी आपने सोचा है कि मैंने यहाँ पे सेम वर्ड क्यों लिखा है? मैंने यहाँ पे सेम वर्ड इसलिए लिखा था कि कुछ सिमिलरिटी है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में। अभी आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। देखिए पहला क्या है, मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, ये तो सिमिलरिटी है। ऑब्जेक्टिव भी यही था कि कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, और इसमें भी है। सेकंड है प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस, ये कुछ नया है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या होता है कि हम प्रोटेक्ट करते हैं, खासकर उन एसेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं जो बिज़नेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लिक्विड में कैश है, लिक्विड में बैंक है, लिक्विड में हमारे पास स्टॉक है, तो लिक्विडिटी पे हम बहुत ध्यान देते हैं। थर्ड है कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। देखिए आज के टाइम पे जीएसटी आया है, ठीक है, इसके पहले इनकम टैक्स आया है, तो कंपनी क्या करती है, अपने पास एक फाइनेंशियल एडवाइज़र रखती है जो लॉ का बहुत बड़ा जानकार होता है, या अपने कुछ एडवोकेट भी रखती है, लॉयर भी रखती है पर्सनल, ताकि कंपनी किसी अदर पार्टी के साथ अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट्स होता है तो उसके समाधान के लिए एक लॉयर पर्सनल होना चाहिए, क्योंकि कंपनी के ऊपर भी बहुत सारे केसेस होते हैं और बहुत सारे इनकम टैक्स देने पड़ते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी कानूनी प्रोसीजर्स को फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ों को डील करने के लिए एक लॉ होता है, तो उसके भी अपने कुछ लीगल नीड्स होते हैं। तो जितने भी लीगल नीड्स होते हैं उनको पूरा करने के लिए भी एक तरीके से ये भी एक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग का एक पार्ट है। फोर्थ है प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को एक असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है। ये असिस्टेंट होता कौन है, ये असिस्टेंट होता है हमारा अकाउंटेंट। अकाउंटेंट एज अ असिस्टेंट काम करता है, इस चीज़ को जान लीजिए। अकाउंटेंट कैसे एज अ असिस्टेंट काम करता है, क्योंकि अकाउंटेंट अकाउंट मेंटेन करता है और वो अकाउंट मेंटेन करके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किसको, मैनेजमेंट को देता है, और मैनेजमेंट उसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे प्लानिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है और डिसीजन मेकिंग करता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है पेज नंबर 8 पे है, पेज नंबर 8 है हमारा, जो कि बहुत अच्छा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। देखिए मैंने एक सर्कल बनाया है, देखिए बीच में बुक कीपिंग रखा है, अकाउंटिंग को उसके ऊपर रखा है, अकाउंटेंसी को उसके ऊपर रखा है। इसका मतलब एक स्टेजेस तैयार हो गया ना। प्राइमरी स्टेज पे हमारा बुक कीपिंग आएगी, मीडिएटर में अकाउंटिंग आएगी और फिर अकाउंटेंसी आएगी। कैसे, देखो बुक कीपिंग क्या होता है, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन, पहला ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, मेजरिंग ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी में मेजर करना, रिकॉर्डिंग इन द बुक्स, क्लासिफाइंग देम इनटू लेजर। तो ये जो वर्क हैं, मतलब शुरू के 4 इनिशियल 4 स्टेजेस जो होते हैं, 4 वर्क होते हैं, वो सब किसके अंडर में आते हैं, बुक कीपिंग के अंडर में आते हैं। लेकिन उसके बाद जो समराइजिंग होता है, जिसमें हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाते हैं। देखिए यहाँ से एमसीक्यू कभी कभार आ जाता है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाने में ये कौन सी स्टेज का है, तो समराइजिंग स्टेज का है। इसके बाद एनालिसिस करते हैं, द समराइजिंग रिजल्ट्स को एनालिसिस करते हैं। तो इस तरीके से अकाउंटिंग में ये भी काम आती है, ठीक है। फिर कहते हैं कि कम्युनिकेटिंग टू द इंटरेस्टेड पार्टी, फिर हम क्या करते हैं, जो भी रिजल्ट आता है उसको हम कम्युनिकेट करते हैं, तीसरा स्टेज है। जैसे मैनेजर को, बैंक को, क्रेडिटर्स को, एम्प्लॉय को, मैंने आपको बता दिया है कैसे कम्युनिकेट करते हैं। इसके बाद फिर हम जो है फिर देखते हैं अकाउंटेंसी की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी गई है। अकाउंटेंसी की डेफिनेशन क्या दी गई है, आइए हम इसको देखते हैं। अकाउंटेंसी की डेफिनेशन दी गई है
कि कम्युनिकेटिंग टू द इंटरेस्टेड पार्टीज़, सॉरी अकाउंटेंसी की डेफिनेशन दी गई, अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंट्रीज बॉडी, इंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। ये कोहलर की बड़ी फेमस डेफिनेशन थी, मैंने ये लिख दिया। देखिए होता क्या है, अब मैं एक बार आपको बता दूं वाकई में क्या डिफरेंस होता है। अभी आप जिस लेवल पे हो, अभी सिर्फ आप इतना जानो कि जो बुक कीपिंग है और अकाउंटिंग है और अकाउंटेंसी है, तीनों में डिफरेंस क्या है। अभी आप सिर्फ इतना जानो, तीनों में बस एक ही डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि बुक कीपिंग जो शुरू के 4 ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मतलब जो 4 स्टेजेस होते हैं, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ये सब बुक कीपिंग कहलाते हैं। उसके बाद जो 3 होते हैं, समराइजिंग, एनालिसिस और कम्युनिकेटिंग, ये सब अकाउंटिंग कहलाते हैं। और ये सब जितने होते हैं, ये सब बुक कीपिंग से ले करके यहाँ तक, ये सब क्या कहलाते हैं, अकाउंटेंसी कहलाते हैं। और ये प्रूफ कहाँ से मिलेगा, इस प्रूफ के लिए मैं आपको बता दूं, आप ये सर्कल देख लीजिए। बुक कीपिंग सबसे नीचे, इससे ऊपर अकाउंटिंग और फिर सबसे ऊपर अकाउंटेंसी। तो इस तरीके से है आज की क्लास हमारी ख़त्म हो गई और मुझे आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा। लेकिन आप सबसे भी मेरी बहुत सारी उम्मीदें हैं, आप सब बेटर तरीके से खूब मेहनत से पढ़िए और अच्छे मार्क्स ले आइए एग्ज़ाम में। और मैं ये वीडियोस ग्रुप में सेंड कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे भी ये वीडियोस भेज दी जाएगी। इस वजह से आप सबसे मेरी उम्मीद है कि जितने भी स्टूडेंट्स मुझे ऑडियो क्लासेस के थ्रू देखते हैं, अदरवाइज़ जो भी यूट्यूब पे देखते हैं, वो लोग अच्छे से तैयारी करें। आपकी बीकॉम एंट्रेंस के लिए मैं ये बता रहा हूँ वीडियो, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। आप भी हार्ड वर्क करते रहिए, हम लोग तो करेंगे ही। ओके, आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।